हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज मैं लेके आया हूँ जियोपॉलिटिक्स की बेहतरीन खबरें। आगे खबरों में मैं आपको बताने वाला हूँ यूएस ने लो वैल्यू गुड्स पे ड्यूटी फ्री एक्सटेंशन खत्म कर दिया है। यूके, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पे यूएस सैंक्शन वापस लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कल रात रशिया ने कीवी पे सबसे बड़ा अटैक किया। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बड़ा नोटिस भेजा है राम सेतु के लिए। ये क्या है पूरी डिटेल में, बहुत ज़रूरी है न्यूज़ आपको जानना। पीएम मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं, उसकी आगे की न्यूज़ क्या है वो भी इधर बताऊंगा मैं वीडियो में। और नारी 2025 की रिपोर्ट क्या आई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कल की। जी हाँ, कल रात को एक बड़ी खबर आई है जो ग्लोबल ट्रेड को हिला देगी। यूएस ने लो वैल्यू गुड्स पर ड्यूटी फ्री एक्सटेंशन को खत्म कर दिया है। इफेक्टिव मतलब आज से अगस्त 29, 2025 अब $800 से कम के पार्सल्स पर टैरिफ लगेंगे। और चाइना से आने वाले 50% प्लस इंपोर्ट को बड़ा झटका। क्यों किया ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और आपके पॉकेट पर क्या असर पड़ने वाला है, चलो डिटेल्स में इस न्यूज़ को देखते हैं। तो पहले समझो कि मिनिमस एक्सटेंशन क्या है। ये लैटिन वर्ड है, मतलब टू स्मॉल टू बॉदर, जिसके अंडर $800 तक के गुड्स जैसे टेक्सटाइल्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज ड्यूटी फ्री आते थे हर दिन पर पर्सन $800 तक। लेकिन अब ये खत्म। अब टैरिफ कंट्रीज ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर, स्पेशली चाइना से जो ओवर 50% डिमिनिश इंपोर्ट भेजा जाता है एज पर यूएस कस्टम्स। क्यों किया ऐसा? ट्रम्प का प्लान है ट्रेड डिफिसिट को नैरो करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट रोकना और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को ब्लॉक करना। मे भी हो सकता है चाइना के लिए रिजर्व किया हो। अब फुल वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स जायंट्स जैसे तैमू और सीन को सर्व ब्लो मिला है इस न्यूज़ से। उनके सेल्स डाउन हो सकते हैं। ओपोनेंट का कहना है कि ये गलत है। NBER स्टडी के मुताबिक एग्रीगेटर वेलफेयर 11 से $13 बिलियन कम हो जाएगा और पुअर लोग ज़्यादा हर्ट होंगे क्योंकि चीप गुड्स महंगे हो जाएंगे। पोस्टल और कोरियर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रप्शंस फेस कर रहे हैं, लॉजिस्टिक भी। ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर का हिस्सा है, जैसे साउथ चाइना सी टेंशन या ब्रिक्स या यूएस इकोनॉमी गेम्स। ट्रेड वॉर हिस्टोरिकली इकोनॉमिक्स को स्लो कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म जॉब को बचाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये डिसीजन सही है या पुअर कस्टमर के अगेंस्ट है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ट्रम्प से एग्री हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए आगे क्या होगा। प्राइजेस 10 to 20% हाइक हो सकते हैं यूएस में। ई कॉमर्स शिफ्ट टू लोकल सेलर्स, मतलब लोकल सेलर इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो सस्ते आइटम है। चाइना रिटेलिएट कर सकता है टैरिफ के थ्रू। ये पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए है, पर्टिकुलर चाइना के लिए नहीं। सेकेंड न्यूज़ की बात करें, यूके, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर यूएन सैंक्शन वापस लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये स्नैपबैक मैकेनिज्म है जो 30 दिन में सब कुछ को बदल देगा। ये क्या न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत है? फन फैक्ट्स में आज पूरा ब्रेकडाउन इस न्यूज़ के बारे में बताएंगे, रियल फैक्ट्स और आगे क्या हो सकता है ये भी बताएंगे। उससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो दोस्तों चलो मैं डिटेल्स में बताता हूँ। यूके, फ्रांस और जर्मनी जो E3 के नाम से जाने जाते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर भेज दिया है। उनका कहना है कि ईरान ने 2015 न्यूक्लियर डील को डेलिबरेटली वायलेट किया है। ईरान के पास हाई इंडस्ट यूरेनियम का स्टॉक पाइल है जो नियर मिलिट्री ग्रेड है, मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लायक, और इसका कोई सिविलियन जस्टिफाइड भी नहीं है। ये प्रोग्राम इंटरनेशनल पीस के लिए थ्रेट है E3 के अकॉर्डिंग। ईरान के तरफ से फॉरेन मिनिस्टर्स ने EU पॉलिसी चीफ को लेटर लिखा है कि E3 को कोई लीगल राइट्स नहीं है ये करने का। रसिया और चाइना ईरान के साथ है। ईरान ने कहा वो रेडी है और फेयर नेगोशिएशन के लिए अगर दूसरी पार्टी सीरियस है, लेकिन उन्होंने ये मूव को प्रोएक्टिव्स बताया है जो IAEA के साथ ऑनगोइंग प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट करेगा। बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। 2015 की डील में जो सैंक्शंस लिफ्ट हुए थे इन एक्सचेंज फॉर कप्स ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस अंडर ट्रंप ने 2018 में विड्रॉ किया था और सैंक्शन को रीइम्पोज कर दिया था। ईरान ने रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बढ़ा दी थी। जून में यूएस ने ईरानी साइट्स पे बॉम्ब गिराए और ईरान ने यूएन इंस्पेक्टर्स को बार कर दिया। अब यूएन के जो न्यूक्लियर की निगरानी करते हैं उनको अपने देश में अब आने ही नहीं दे रहे हैं ईरान। तो अब क्या है, अब E3 ने वार्न किया था अगस्त एंड तक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन अगर नहीं मिला तो हम ऐसा करेंगे। यूएस ने वेलकम किया इस स्टेप को। देखिए
यूएन के जो इंस्पेक्टर हैं उनको ईरान बता ही नहीं रहा है कि न्यूक्लियस में क्या चल रहा है, तो ये न्यूज़ निकल के बाहर नहीं आ रही है। अब यूएस और भी जो देश हैं E3 उनको खलबली मच रही होगी कि अंदर ईरान के अब चल क्या रहा है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, इसलिए ये सब प्लान किया जा रहा है। यूएस ने इसीलिए वेलकम किया इस स्टेप्स को और कहा है वो डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए रेडी हैं, पीसफुल रिसोल्यूशन के लिए भी रेडी हैं। वेस्टर्न पावर्स और IAEA को डाउट है ईरान के प्रोग्राम पीसफुल है भी या नहीं। ये देखिए मैं जो बोल रहा था वही बात यहाँ पे निकल के आ गई है, लेकिन ईरान इंसिस्ट करता है इट्स अ सिविलियन ओनली, मतलब भाई बिजली बनती है वो काम पे हम यूज़ करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, E3 का ये डिसीजन सही है या ईरान को और टाइम देना चाहिए, या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि वेस्टर्न दूसरे देशों पे कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब एवरग्रीन पार्ट बताता हूँ, 2015 डील है क्या? ये JCPOA था जहाँ ईरान न्यूक्लियर लिमिट्स एक्सेप्ट किए और बदले में इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट हुए थे। स्नैपबैक मैकेनिज्म इस डील का पार्ट है जो किसी पार्टिसिपेंट को अलाउ करता है कि सैंक्शंस रिस्टोर करने का। अगर ईरान कमिटमेंट्स ना फॉलो करे तो फिर से दोबारा सैंक्शंस लग जाएंगे। आगे क्या हो सकता है? 30 दिन में UN काउंसिल डिसाइड करेगा। अगर सैंक्शंस वापस आए ईरान की इकनॉमी और क्रिपल हो जाएगी। पॉसिबल एस्केलेशन, ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ और बढ़ा सकता है या रसिया चाइना के साथ अलायंस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। US के साथ टॉक्स रिज्यूम हो सकते हैं, लेकिन टेंशन हाई है। लॉन्ग टर्म ये मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों ये था ईरान सेशन का फुल एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों थर्ड न्यूज़ की बात करूंगा तो कल रात रसिया ने कीव में सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। 23 लोग तो मारे गए हैं, उसके अलावा 4 बच्चे भी मारे गए हैं, ऐसी न्यूज़ है। उससे भी बड़ी खबर बताऊं, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया और व्हाइट हाउस बोलता है ट्रंप इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या ये यूक्रेन वॉर का गेम चेंजर है? चलो इसको डिटेल में देख लेते हैं। रसिया ने कीव पे मैसिव अटैक किया है। ऑलमोस्ट 600 ड्रोन्स और 30 प्लस बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स के साथ ये इस महीने का सबसे बड़ा अटैक है। 23 लोग मारे गए, जिसमें 22 एक ही 5 स्टोरीज रेसिडेंशियल बिल्डिंग में डार्नेस्टकी डिस्ट्रिक्ट पे जो 3 AM के आसपास कोलैप्स हुआ, मतलब लोग सो रहे होंगे। 4 बच्चे मारे गए हैं, जिसमें 2 साल 14 एंड 17 ईयर्स के टीन हैं और कई और यंगस्टर्स हैं जो इंजर्ड हुए हैं। UAE डेलीगेशन ऑफिस और ब्रिटिश काउंसिल भी डैमेज हो गया है। 2 मिसाइल से 50 मीटर दूर गिरी 20 सेकेंड में। उर्सुला वेंडर लियन ने कहा है कि ये अटैक आउटरेजियस है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है ट्रंप नॉट हैप्पी हैं रसिया स्ट्राइक से और जल्द ही एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। यह अटैक जुलाई के बाद सबसे डेडली था। यूक्रेन में भी जवाब में अटैक किया। अगस्त में रशिया के 20% ऑयल रिफाइनरीज को डैमेज किया था, जिसमें रशिया में फ्यूल स्टोरेज और गैस पाइप्स स्काई रॉकेट हो गए। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था फेब 2022 में। नेटो वेपन्स देता है बट डायरेक्ट वॉर में नहीं जा रहा। ये एक प्रॉक्सी वॉर है जहां रशिया नेटो एक्सपेंशन से डरता है। रशिया, चाइना और इंडिया ब्रिक्स में है। ये क्या नाटो ग्रुप और US के अगेंस्ट एक बड़ा पावर बनेगा? ब्रिक्स अब ग्लोबल इकोनॉमी में गेम चेंजर भी बन सकता है। ट्रंप का स्टेटमेंट क्या बदलाव लाएगा? क्या पुतिन वॉर एस्केलेट करेगा या पीस टॉक्स के लिए मानेगा? ये तो आगे हमको पता चलेगा। यूक्रेन के ऑयल रिफाइनरी अटैक से रशिया की इकोनॉमी वीक हो सकती है, बट सैंक्शंस के बावजूद रशिया वेपन्स बनाता ही जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रंप का स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं आने वाला है, उससे कोई पुतिन पे फर्क पड़ने वाला है? यूक्रेन के रशिया पे ऑयल प्लांट्स पे अटैक जो किया है उससे क्या वॉर रुकेगा या फिर और बढ़ेगा? आपका क्या व्यू है? ब्रिक्स या नाटो कौन फ्यूचर में डोमिनेट करेगा? कमेंट करके ये सब चीज़ें ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी न्यूज़ रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। तो चलो फोर्थ न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बड़ा नोटिस भेजा है राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की PIL से जुड़ा है, जो कंट्रोवर्शियल सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को चैलेंज करता है। ये क्या कहता है? क्या ये इंडिया श्रीलंका रिलेशन को बदल देगा? आज के वीडियो में फुल डिटेल्स में आपसे बात करने वाला हूँ इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया है 29 अगस्त 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की रिट पिटीशन पे नोटिस इशू किया है सेंटर को। स्वामी जी चाहते हैं कि यूनियन मिनिस्टर की कल्चरल जल्दी डिसाइड करे राम सेतु को मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करने पर। ये उनकी पुरानी PIL से कनेक्ट है जो UPA फर्स्ट गवर्नमेंट के सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थी। प्रोजेक्ट में पाल्क स्ट्रेट में कैनल बनाने का प्लान था जो राम सेतु, जिसे हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, को डैमेज कर सकता था। क्या है राम सेतु और सेतु समुद्रम? राम सेतु एक लाइमस्टोन सोल्स का नेचुरल फॉर्मेशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जो हिंदू मिथोलॉजी में लॉर्ड राम के ब्रिज के रूप में जाना जाता है। साइंटिफिकली ये 30 किलोमीटर लंबा है और नासा इमेजेस से भी कंफर्म हुआ है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हुआ था, जिसका एम था शिपिंग टाइम बचाना, शिप्स को श्रीलंका के अराउंड घुमाने की जगह डायरेक्ट चैनल। लेकिन रिलीजियस ग्रुप्स अपोज करते हैं, बोलते हैं ये सेक्रेड। इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं मैराइन लाइफ खराब होगी, और इकोनॉमिकली अगर देखें तो इससे कॉस्ट हाई पड़ती हैगी, क्योंकि शिप को गोल श्रीलंका से राउंड घुमा के ले जाना पड़ता है। इंडिया श्रीलंका रिलेशन पर क्या असर पड़ सकता है? ये सिर्फ नेशनल नहीं है, जियोपॉलिटिकल्स भी है। सेतु समुद्रम बनेगा तो इंडिया का मैरीटाइम डोमिनेंस बढ़ेगा साउथ एशिया में, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगा पाल्क स्ट्रेट में। लेकिन श्रीलंका अपोज करता है इन्वायरमेंटल रीजन से, और ये बाइलेटरल टाइज को टेंस कर सकता है। 2018 में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था अल्टरनेट रूट एक्सप्लोर करेंगे विदाउट टचिंग राम सेतु। अब नोटिस के बाद क्या मोदी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी मॉन्यूमेंट्स? आपको क्या लगता है दोस्तों, राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट्स बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ये इंडिया की कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करेगा या इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकेगा? आगे क्या हो सकता है अगर डिक्लेयर हुआ मॉन्यूमेंट्स? तो सेतु समुद्र प्रोजेक्ट्स परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा, जो टूरिस्ट बूस्ट करेगा। पिलग्रिम साइट्स बनेंगी, जियोपॉलिटिकल इंडिया श्रीलंका टॉक्स बढ़ेंगे, मे बी जॉइंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। वरना अगर प्रोजेक्ट रिवाइव हुआ तो चाइना जैसे पावर्स फायदा उठा सकते हैं ट्रेड रूट्स में। सुप्रीम कोर्ट अब सेंटर को रिस्पॉन्स मांग रहा है, नेक्स्ट हियरिंग में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था राम सेतु का फुल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं, ये 5th न्यूज़ है। और आज उनकी जापानीज पीएम शिगेरू इसावा के साथ बड़ी मीटिंग होने वाली है। क्या ये इंडिया जापान पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, और इसका असर इंडो पैसिफिक रीजन पे क्या होगा? चलो डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों आज सुबह 29 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो लैंड की फॉर अ 2 days विजिट। ये उनका 8th जापान विजिट है सिंस 2014 और पहला स्टैंड अलोन समिट विद न्यू जापानीज पीएम शिगेरू इसावा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है पीएम मोदी विल होल्ड वाइड रेंजिंग डिसीजन टू एडवांस इंडिया जापान पार्टनरशिप। समिट टॉक्स की बात करेंगे तो एजेंडा क्या रहेगा? पीएम मोदी और इसावा आज शाम 15th इंडियन जापान एनुअल समिट में बात करेंगे। फोकस होगा स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप पे, जो लास्ट 11 साल से ग्रो कर रहा है। जापान इंडिया में $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान अनाउंस कर सकता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स, AI और क्लीन एनर्जी में। 2008 डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपग्रेड करने की बात है, जिसमें डिफेंस हार्डवेयर परचेस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूड है। दोनों कंट्रीज चाहते हैं एक फ्री, ओपन एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक, स्पेशली जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, मोदी और इसावा सेंडाई सिटी जाएंगे एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को विजिट करने, जो हाईटेक कोलैबोरेशन का साइन है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये $68 बिलियन इन्वेस्ट इंडिया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अब थोड़ी एवरग्रीन बातें करके बताऊं तो इंडिया और जापान का रिश्ता क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो ये हिस्टोरिक बॉन्ड है। इंडिया और जापान के कल्चरल टाइज सेंचुरीज पुराने हैं, बुद्धिज्म, आर्ट और शेयर डेमोक्रेटिक्स वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। जियोपॉलिटिकल स्कीम्स की बात करूँ तो जापान इंडिया का की पार्टनर है क्वाड में। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, जो इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट बैलेंस बनाता है। इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करूँ तो जापान इंडिया का 5th लार्जेस्ट FDI सोर्स है। $43.2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आ चुका है दिसंबर 2024 तक, प्लस 1400 जापानीज कंपनीज इंडिया में 5000 एस्टेब्लिशमेंट चला रही हैं। मारुति सुजुकी भी सबसे बड़ा नाम है,
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये जापान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया में, और इस विजिट में नेक्स्ट जेन E10 शिनकानसेन डील फाइनल हो सकती है। ये पार्टनरशिप ना सिर्फ इकोनॉमिक है बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। लेकिन क्या ये रिश्ता चाइना के लिए टेंशन क्रिएट करेगा? लेट्स सी आगे क्या होता है। दोस्तों, क्या इंडिया जापान का ये जोड़ी इंडो पैसिफिक में चाइना को चैलेंज कर सकती है? अपना ओपिनियन कमेंट पे ज़रूर बताइए। अब न्यू एग्रीमेंट्स की बात करें तो समिट में डिफेंस, AI और सेमीकंडक्टर पे MOU साइन हो सकते हैं। मोदी के जापान विजिट के बाद वो 31 अगस्त को चाइना जाएंगे SCO समिट के लिए। क्या ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है? अगर जापान $68 बिलियन इन्वेस्ट करता है तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर बूम कर सकता है, लेकिन US के रीसेंट टैरिफ की वजह से ट्रेड डायनेमिक्स चेंज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या मोदी का ये जापान चाइना डबल विजिट इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे और पावरफुल बनाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, 6 न्यूज़ की बात करूंगा। नारी 2025 नारी की रिपोर्ट आ गई है 2025 की। इंडिया के सेफेस्ट और मोस्ट अनसेफ सिटीज़ फॉर वुमेन का खुलासा हो गया है। क्या आपकी सिटी इस लिस्ट में है? तो चलो देखते हैं। दोस्तों, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी नारी 2025 एक सर्वे है जिसमें 12,770 वुमेन्स ने 31 सिटीज़ से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। नेशनल सेफ्टी स्कोर है 65% और सिटीज़ को मच अबव एंड अबव बिलो या मच बिलो कैटेगरीज में रखा गया है। ये रिपोर्ट ऑफिशियल क्राइम डेटा से आगे जाती है और वुमेन्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती है। आपको क्या लगता है, वुमेन सेफ्टी के लिए इंडिया में क्या इम्प्रूव करना चाहिए? कमेंट पे जरूर बताइए। गुड न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले रिपोर्ट के मुताबिक कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वरम, ऐजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई है इंडिया के सबसे सेफ सिटीज़ फॉर वुमेन। इन सिटीज़ में जेंडर इक्वलिटी, बेटर पॉलिसिंग, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सिविक पार्टिसिपेशन ने बड़ा रोल प्ले किया है। मुंबई जैसी बड़ी सिटी में वाइब्रेंट नाइट लाइफ और वुमेन्स पुलिस ऑफिसर्स की बढ़ती प्रेजेंस ने इसे सेफ बनाया है। नॉर्थ ईस्ट के सिटीज़ जैसे कोहिमा और ऐजवाल में सोशल एटीट्यूड्स भी वुमेन के फेवर में हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज में 33% पुलिस पर्सनल अब वुमेन्स हैं। ये ट्रस्ट बढ़ाने में गेम चेंजर हो सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े सीरियस टॉपिक की, जैसे पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची रैंक किए गए हैं लीस्ट सेफियस्ट सिटीज़ में। इनका स्कोर लो है क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स वीक है, पैट्रियार्च नॉर्म है और अथॉरिटीज़ के रिस्पॉन्स स्लो है। रिपोर्ट के मुताबिक 40% वुमेन्स फील्स नॉट सो सेफ या अनसेफ अपने सिटी में, स्पेशली एट नाइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नेबरहुड हैं हरेसमेंट के बिगर हॉट स्पॉट। 38% केसेस नेबरहुड्स में और 29% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं। शॉकिंगली 7% वुमेन ने 2024 में हरेसमेंट फेस किया और 18 से 24 एज ग्रुप में ये नंबर सिर्फ 14% है। दोस्तों, आपकी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सेफ है वुमेन के लिए? कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताइए। सबसे बड़ा इशू की बात करें, 2 आउट ऑफ 3 वुमेन हरेसमेंट रिपोर्ट ही नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि अथॉरिटीज़ एक्शन नहीं लेंगी। ओनली 25% वुमेन्स को भरोसा है पुलिस पर, प्लस 53% वुमेन्स को नहीं पता कि उनके वर्क प्लेस में POSH पॉलिसी है भी या नहीं। NCW चेयरपर्सन विजया रहातकर ने कहा है, सेफ्टी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज से भी कनेक्टेड है। उन्होंने वुमेन्स हेल्पलाइन, CCTV और वुमेन्स पुलिस ऑफिसर की बढ़ते नंबर्स की तारीफ की है, लेकिन सोसाइटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दोस्तों, अगर आपके एरिया में सेफ्टी के लिए बेटर कुछ हो सकता है तो क्या आप स्टेप लेना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर अपने आइडियाज़ को शेयर करें। और दोस्तों, नारी ने 2025 में हमें दिखाया कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, क्या होगा इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग चैलेंज। तो स्टे ट्यून। जय हिंद, धन्यवाद।